नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या बिहार की राजनीति महाराष्ट्र के रास्ते पर जा रही है? संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। उसकी अंतिम परिणति उसी रूप में होगी, नहीं होगी, कहना मुश्किल है। और होगी तो क्या पूरी तरह से उस रूप में होगी, यानी सरकार बदल जाएगी? ऐसा अभी मुश्किल लगता है, लेकिन बदलाव होने वाला है। बिहार की राजनीति इस समय एक मेल्टिंग पॉट में है और उसमें से जो निकलेगा वो कुछ नया होगा। अभी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट हैं वो बदलने वाले हैं। किस रूप में बदलेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसके जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर बात करता हूँ। आप देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, वो विवाद कोई इस तरह का कोई मामूली बात नहीं है कि ऐसा कन्विक्शन से आया हो कि जिसने बोला, चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, कि उनको ऐसा बुरा लगा हो इसलिए उन्होंने बोला हो। लंबे समय से राजनीति में है, रामचरितमानस को भी जानते हैं, उस चौपाई को भी कम से कम 50 बार पढ़ा होगा, सुना होगा। इसके बावजूद आज ही अभी क्यों बोला? और बोला, उन्होंने बोला, अगर ये मान लिया जाता कि भाई उनकी व्यक्तिगत राय है तो भी एक दूसरी बात होती, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये उनकी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। क्यों कह रहा हूँ मैं? दो बातों से समझिए, दो वक्तव्यों से समझिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ऑफिस में बैठकर कहा कि जो कर रहे हैं, जो बोला है, तो चंद्रशेखर ने बिल्कुल सही बोला है, पार्टी उनके साथ है। वहीं पर बैठे शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो इससे सहमत नहीं। अब आप देखिए ये खेल। और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो हमेशा की तरह, जैसे उन्होंने जब अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ पटना में, पूछा गया 2 दिन बाद, कहाँ? पटना में? अच्छा, हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, फिर वही जवाब था। किसानों पर घरों में घुसकर गांव में मारा गया, तब भी वही सवाल था उनका, कहाँ? अच्छा, हमको नहीं मालूम। इस सवाल पर भी पूछा गया उनसे कि भाई रामचरितमानस को लेकर एक विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा, कौन सा विवाद? कहाँ चल रहा है विवाद? उन्होंने कहा, हम सब धर्मों को मानते हैं, सब धर्म बराबर हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करें, कौन रोक रहा है? ये तो सवाल ही नहीं था, ये मुद्दा ही नहीं था। उनके कैबिनेट का मिनिस्टर है और उनको मालूम है कि कैबिनेट में ये मुद्दा उठ चुका है और उन्होंने ही उठाया था। और जो जवाब दिया चंद्रशेखर ने कैबिनेट की बैठक में, उसको यहाँ कोट नहीं कर सकते। तो इसके बावजूद इस तरह का जो है नाटक करना, ये समझ से परे है। अगर आप माने कि नीतीश कुमार सचमुच इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हैं, या कहें कि उनका कोई पक्ष नहीं है, उनका कोई इस पर स्टैंड नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि ये आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव कई दिन बाद लौटे दिल्ली से, उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा जब इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है। अरे भाई, संविधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। वो संविधान धर्म ग्रंथ नहीं है। ये बेसिक बात आपको समझनी चाहिए। संविधान में तो 105 संशोधन हो चुके हैं, धर्म ग्रंथों में तो कोई संशोधन होता नहीं है। तो मुद्दा था कि आपका मंत्री जो बोल रहा है, आपकी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो बोल रहा है, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? पार्टी को उसका समर्थन है या पार्टी उसका विरोध करती है? यही जवाब इतनी ही बात का देना था, जिसको तेजस्वी यादव टाल गए। तो अब जेडीयू के लोग मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई की बात तो बहुत दूर है, जब उसको एक्नॉलेज ही नहीं करने को तैयार है तेजस्वी यादव कि उन्होंने गलत बोला या सही बोला, उस पर कोई स्टैंड ही लेने को तैयार नहीं है। तो मामला हो क्या रहा है? बिहार की राजनीति में दरअसल होड़ लगी हुई है, और ये होड़ लगी है आरजेडी और बीजेपी के बीच में कि नीतीश कुमार पर पहला वार कौन करेगा। नीतीश कुमार पर वार होना है, तैयारी इसकी बीजेपी भी कर रही है, तैयारी इसकी आरजेडी भी कर रही है। दोनों जो है स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए है नीतीश कुमार पर हमला, मतलब अपनी सरकार। बीजेपी के लिए है कि नीतीश कुमार पर हमला, यानी कम से कम जो मिनिमम है वो इस सरकार का जाना, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना। अपनी सरकार बन जाए तो बोनस है, जिसकी संभावना मुझे आज की तारीख में बहुत कम दिखाई देती है, बहुत दूर दूर तक संभावना उसकी नज़र नहीं आती। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता,
क्योंकि आप याद कीजिए 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आया तो गठबंधन जो बीजेपी शिवसेना का था उसको मैंडेट मिला, जनादेश मिला। उस जनादेश को धोखा देकर उद्धव ठाकरे चले गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाया और मुख्यमंत्री बन गए। फ़र्क इतना है कि नीतीश कुमार ने भी वही किया, जनादेश मिला बीजेपी और जेडीयू को और वो उस गठबंधन को तोड़कर चले गए तेजस्वी यादव और महागठबंधन में, और मुख्यमंत्री पहले से थे और बने रहे। इतना ही फ़र्क है कि उद्धव ठाकरे पहली बार बने, ये पहले से थे और बने रहे। अब सवाल यह है कि जो इनर कंट्राडिक्शंस हैं इस महागठबंधन के, वो जो है वो प्ले में आने लगे हैं, वो दिखाई देने लगे। आरजेडी के लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि आगे सब तेजस्वी को ही संभालना है, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। वो तारीख चाहते हैं। वो जो नारा था आपको याद होगा, जो 1990 से लगातार लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और उनके विरोधी इसमें जोड़ते थे तारीख नहीं बताएंगे। तो वही आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं मुख्यमंत्री हम बनाएंगे तेजस्वी को, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब आरजेडी तारीख पूछ रही है और इस तारीख को जल्दी से जल्दी जो है आगे लाना चाहती है। वो नीतीश कुमार जो बीजेपी नेताओं के छोटे छोटे बयानों से तुनक जाते थे, तुरंत हाईकमान में शिकायत करते थे, कोप भवन में चले जाते थे, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि चाहे सुधाकर सिंह हो या फिर चंद्रशेखर, उनके खिलाफ एक शब्द बोल सके। सुधाकर सिंह मंत्रिमंडल से चले गए, लेकिन अब भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, शिखंडी बोल रहे हैं। ऐसी बात इससे पहले नीतीश कुमार के लिए किसी ने कही नहीं। ये बात कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि हमारे नेता को गाली दी जा रही है, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बीजेपी के एक सांसद हैं अररिया के, वो कह रहे हैं कि जेडीयू के जितने भी विधायक और सांसद हैं वो सब भाजपा के संपर्क में हैं। ये बात उनका बड़बोलापन भी हो सकता है, ये बात सच्चाई से बिल्कुल परे भी हो सकती है, लेकिन जेडीयू के सांसद और विधायक, खास तौर से इस समय सांसद, उनके सामने बड़ा विकट प्रश्न है कि जिस तरह से ये महागठबंधन चल रहा है उसमें उनकी सीट का क्या होगा, उनके चुनाव का क्या होगा। देखिए, जो राजनीति में है, खास तौर से चुनावी राजनीति में, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल, सर्वाइवल का जो सवाल होता है, पॉलिटिकल सर्वाइवल का, वो होता है उसकी सीट, उसका चुनाव। अगर उसकी सीट सुरक्षित है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, तो वो निश्चिंत रहता है, जहाँ है वहीं रहता है। अगर उसको जरा भी संदेह होता है कि सीट जा सकती है, टिकट कट सकता है या जीतने की संभावना घटती जा रही है, तो वो विकल्प की तलाश में जुट जाता है। तो जेडीयू के लोग जुटे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए बीजेपी के साथ 3 प्लस पॉइंट हैं। पहला कि 2020 का जो जनादेश था वो बीजेपी जेडीयू अलायंस के लिए था। बीजेपी सीनियर पार्टनर, जेडीयू जूनियर पार्टनर, ये जनता का आदेश था। उसको तोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, आरजेडी के साथ गए। तो नैतिक आधार पर नीतीश कुमार नीचे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका कि वो क्यों तोड़कर गए, इस जनादेश का अपमान उन्होंने क्यों किया। दूसरी बात, बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो उसके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है। तीसरी बात, लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि तत्काल अभी 2024 में लोकसभा का ही चुनाव है और 500 दिन से कम बचे हैं हम लोकसभा चुनाव में। ऐसे में जेडीयू के जो वर्तमान सांसद हैं या जो टिकट के इच्छुक हैं, उनके मन में सवाल निश्चित रूप से होगा कि हमारा क्या होगा। और ये जेडीयू के सांसदों को, जो अभी लोकसभा में सदस्य जो हैं, उनको अच्छी तरह से पता है, और जो टिकट चाहते हैं उनको भी पता है कि मोदी का वोट लोकसभा में बीजेपी से ज़्यादा होता है, यानी मोदी का अतिरिक्त वोट होता है लोकसभा चुनाव में, तो वहाँ जीतने की गारंटी ज़्यादा होती है। लेकिन केवल इसी के लिए वो छोड़कर आ जाएंगे। दूसरी तरफ अंकगणित देखें तो महागठबंधन जो है बिल्कुल बड़ा मजबूत नज़र आता है। लेकिन कोढ़नी ने इस सारे समीकरण को बिगाड़ दिया है। कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने महागठबंधन की ताकत का एक जो भ्रम पैदा किया गया था उसको तोड़ दिया है। तो महागठबंधन का उम्मीदवार होना जीत की गारंटी है, ऐसा नहीं है।
ये बात जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उनको हवा का रुख पता चल जाता है। उनको मालूम होता है कि किसके नाम पर वोट मिलने वाला है, किसके नाम पर नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत सबसे बड़ा कंसिडरेशन इस समय जेडीयू के सांसदों के सामने होगा, अगर विधायकों के सामने अभी नहीं है तो भी। दूसरा, नीतीश कुमार की लोकप्रियता और नीतीश कुमार की गठबंधन में बार्गेनिंग पावर, ये दोनों घटती जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालकर 2019 में उन्होंने 17 सीटें ले ली थीं, अब महागठबंधन में इस तरह से सीटें लेना उनके लिए संभव नहीं होगा। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज उनके इस दबाव में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई क्या है। नीतीश कुमार का भाव लगातार घट रहा है। तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, उनकी बार्गेनिंग पावर घट रही है। ये बात, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जेडीयू के सांसदों को पता ही ना हो। और विधायकों को भी अपनी चिंता है। उधर आरजेडी को लेकर शंका जो जेडीयू के विधायकों के मन में होगी कि उनके नेताओं, मतलब परिवार, यादव परिवार यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है, उसके साथ कब क्या होगा, ये कुंजी जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं और कई और लोग भी कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी में मिली भगत है, बीजेपी का एजेंडा चला रही है आरजेडी। लेकिन इसमें सच्चाई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना तो है कि नीतीश कुमार जो समझ रहे थे कि आरसीपी सिंह के जरिए भाजपा बगावत कराना चाहती है जेडीयू में, तो उनकी गलतफहमी थी। अगर बिहार में कोई एकनाथ शिंदे बनेगा बिहार का, तो वो होंगे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए कि वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स को समझते हैं। आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट थे। दूसरा, जेडीयू के लोगों के बारे में उनकी समझ है, उनकी जानकारी है। तीसरा, उनकी महत्वाकांक्षा है। वो खुलेआम कह चुके हैं कि अब जो है नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और मुझे जो है डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। तो महत्वाकांक्षा जब इस तरह की हो तो फिर वो आदमी कुछ भी और किसी हद तक जाने को तैयार होता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। उपेंद्र कुशवाहा उसी मनस्थिति में है। तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने में, वो ये संकेत देता है, वो सफल होंगे असफल होंगे पता नहीं, लेकिन वो संकेत देता है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं और जेडीयू में बगावत करवा सकते हैं। कितनी बड़ी कितनी छोटी ये पता नहीं। अगर 2/3 से कम होगा तो जाहिर है कि सदस्यता चली जाएगी विधायकों की, इसलिए कोई विधायक आएगा नहीं उस हालत में। तो 2/3 का मतलब 45 है, इसका मतलब 30 विधायक चाहिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा 30 या उससे अधिक विधायकों को जेडीयू से तोड़ने में कामयाब होते हैं तो वो बिहार के एकनाथ शिंदे होंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, या सरकार बन जाएगी बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के फैक्शन की, ये भी नहीं कह रहा हूँ। और ये भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र की तरह जैसे एकनाथ शिंदे ने पार्टी का, अपने गुट का मर्जर बीजेपी में नहीं किया, बल्कि उन्होंने तय किया पूरे जो है शिवसेना पर कब्जा करना है और अलग पार्टी अपनी बना कर रखी। उस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कर पाएंगे, इसमें भी शक है। अगर वो 2/3 तोड़ भी लेते हैं तो उनके सामने विकल्प सिर्फ इतना होगा कि वो बीजेपी में मर्ज कर जाएं या फिर आरजेडी में मर्ज कर जाएं, जहां उनको अच्छा बार्गेन मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ देने की स्थिति में है तो बीजेपी ज़्यादा है आरजेडी की तुलना में। आरजेडी का और उसके नेताओं का खुद का भविष्य अभी अधर में है कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो सरकार ने सैंक्शन दे दी है प्रोसिक्यूशन की, उसका नतीजा क्या होगा, दूसरे केस जो चल रहे हैं उनमें क्या होगा, गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, मुकदमा चलेगा, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, यानी अनिश्चितता है। और इसी अनिश्चितता में से ही कुछ नया निकलता है। नवनिर्माण जो होता है वो ऐसी ही परिस्थिति में होता है। तो बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव होने वाला है। किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदेह होगा, ये तो होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो कब कल्मिनेट होगी, कब फलीभूत होगी,
ये देखने की बात है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।